सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई है। कविता आप खोल कर रखिए अपने सामने। आज हम सबसे पहले कविता का सार यानी कि भावार्थ देखते हैं। उसके बाद काव्यांशों के आधार पर संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या करेंगे और उनके कुछ जो कठिन शब्द हैं उन शब्दों का अर्थ देखेंगे। तो कविता का सार कवि ने इस प्रकार से बताया है कि स्वतंत्र रहने की असीम इच्छा को प्रकट करते हुए पंछी कहते हैं कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम सब पक्षी पिंजरे में बंद होकर ना अपना गीत सुना सकेंगे और ना सुखी रह सकेंगे, भले ही हमारा पिंजरा सोने का क्यों ना बना हो और उसमें खाने पीने की सभी सुविधाएं हों। पर बहता पानी पीने वाले हम पक्षियों के लिए यह व्यर्थ है। हमारे लिए मैदे से बेहतर नीम की कड़वी निबोरी ही है। परतंत्रता के इस पिंजरे में बंद होकर हम अपनी स्वाभाविक उड़ान भूल चुके हैं और पेड़ों की डालियों पर झूलना तो सपना बनकर ही रह गया है। हम ऊंची उड़ान भरते हुए आसमान की सीमा छू लेना चाहते थे और तारे रूपी अनार के दाने चुगने के अरमान बस मन में ही रह गए हैं। पक्षी कहते हैं कि इन छोटे छोटे पंखों से उड़कर हम क्षितिज से मुकाबला करते, या तो हम क्षितिज को पा लेते या हमारे प्राणों का अंत हो जाता। अंत में पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हैं कि हे मनुष्य, तुम हमें घोंसला मत बनाने दो, पेड़ की डालियों का हमारा सहारा भी छीन लो, पर जब ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में बाधा न डालो और हमें आज़ादी से उड़ने दो। तो ये कविता का भावार्थ था। अब हम बात करते हैं काव्यांशों की। काव्यांश यानी कि किसी भी कविता के पद यानी कि एक एक अंश। तो पहला काव्यांश क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। अब इसमें उन्मुक्त का अर्थ क्या है? खुला यानी कि आजाद, पिंजरबद्ध यानी पिंजरे में कैद, कनक का अर्थ है स्वर्ण सोना, पुलकित का अर्थ है खुश होना। अब इसका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक कविता से ली गई हैं। इसके रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि इस अंश में पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के महत्व के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद लिखेंगे व्याख्या यानी कि अर्थ। पक्षी अपने बारे में बताते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर अपना स्वाभाविक गीत नहीं सुना सकेंगे। पिंजरे में बंद होने पर हमारी आज़ादी छिन जाती है। पिंजरा भले ही सोने का बना हो, पर उन तीलियों से टकराकर खुशी से फड़फड़ाते हमारे पंख टूट जाएंगे। हम पिंजरे में बंद होकर खुश नहीं रह सकते। अब इन पंक्तियों में विशेष क्या दिया हुआ है कि पक्षियों का स्वतंत्रता से लगाव प्रकट हुआ है और पुलकित पंख में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश 2 देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे।
कहीं भली है कटुक निबौरी, कनक कटोरी की मैदा से। अब यहाँ पर पहले शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। भली मतलब अच्छी, कटुक मतलब कड़वी, निबौरी मतलब जो नीम के फल होते हैं उसको कहा जाता है निबोरी, हम आम भाषा में निबोली कहते हैं। अब इनका संदर्भ क्या होगा? संदर्भ जो काव्यांश एक में था, संदर्भ क्योंकि एक जैसा ही होता है, ये कहाँ से हमने लिया है, प्रस्तुत पंक्तियाँ कहाँ से हमने ली हैं। प्रसंग बदलते रहते हैं क्योंकि प्रसंग अलग अलग होते हैं, क्या वातावरण है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो प्रसंग क्या होगा? इस अंश में या प्रस्तुत पंक्तियों में पक्षी सोने की कटोरी में रखे मैदे से कड़वी निबोरी को बेहतर यानी कि अच्छा बता रहे हैं। अब इसकी व्याख्या किस तरह से करेंगे? पक्षी अपने स्वभाव के बारे में कहते हैं कि हम नदियों, झरनों आदि का बहता हुआ पानी पीने वाले जीव हैं। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूख प्यास से मर जाएंगे। इस सोने के पिंजरे में हमारे लिए सोने की कटोरी में जो मैदा रखा हुआ है, यानी कि जो बहुत रुचिकर व्यंजन रखे हुए हैं, उससे तो अच्छा है कि नीम की कड़वी निबोरी है, क्योंकि वो हम आज़ादी से यानी कि स्वतंत्रता पूर्वक तो खा सकते हैं। अब इसमें विशेष क्या है कि स्वतंत्रता सभी को प्रिय होती है, स्वतंत्रता की ओर संकेत किया है। कनक कटोरी की में अनुप्रास अलंकार है। अब बात करते हैं हम काव्यांश 3 की। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। शब्दार्थ देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला का अर्थ है सोने की तीलियों से बना पिंजरा। बंधन यानी कि परतंत्रता में रहना, रिस्ट्रिक्शन में रहना। फुनगी मतलब पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर का जो सबसे ऊपरी भाग होता है उसे कहते हैं फुनगी। अब इसका भी संदर्भ वही होगा जो काव्यांश 1 में था। प्रसंग बदलेगा तो प्रसंग क्या लिखेंगे? इस अंश में पक्षियों के परतंत्र जीवन का वर्णन है। व्याख्या लिखेंगे कि पिंजरे में बंद होकर पक्षी व्यथित हैं। व्यथित मतलब दुखी होना। वे कहते हैं कि सोने के पिंजरे में बंद होकर अर्थात अपनी आज़ादी खोकर हम अपनी उड़ने की कला और तेज गति सब भूल चुके हैं। अब तो पेड़ की सबसे ऊंची डाली के सर्वोच्च भाग पर बैठना, झूलना हमारे लिए सपना बनकर रह गया है। अब इसमें जो विशेष बातें की गई हैं वो क्या है? परतंत्र जीवन की कथा का मर्म स्पर्शी वर्णन है। मर्म स्पर्शी मतलब जो हमारे हृदय को छू जाने वाली है। फुनगी जैसे देशज शब्द का सुंदर प्रयोग किया गया है। देशज मतलब जो क्षेत्रीय भाषा में बोले जाने वाले शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं। काव्यांश 4। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अब शब्दार्थ देखते हैं। अरमान यानी कि इच्छा, सीमा यानी कि हद या छोर एंड, तारक अनार यानी तारे रूपी अनार के दाने। अब इसमें संदर्भ वही होगा जो काव्यांश 1 में था। प्रसंग बदलेगा तो प्रसंग होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में परतंत्र पक्षियों के मन में छिपी अभिलाषा का वर्णन है। व्याख्या। पिंजरे में बंद परतंत्र जीवन बिता रहे पक्षी अपनी अभिलाषा व्यक्त करते हैं कि हम, अभिलाषा यानी इच्छा, कि हम पक्षियों की इच्छा थी कि हम इस नीले आकाश का छोर पाने के लिए उड़ान भरते और यह देख लेते कि आखिर आकाश का अंत कहाँ है। हम आकाश में बिखरे
तारे रूपी अनार के दानों को अपने सूर्य के समान लाल किरण की चोंच से उसी तरह चुन लेते जैसे प्रातःकालीन सूर्य की लाल किरणें तारों को चुन लेती हैं। अब प्रातःकालीन सूर्य की किरणें तारों को कैसे चुन लेती है, यानी कि जब सूर्य उगता है तो तारे अपने आप छुप जाते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि चुन लेते हैं। अब इसमें विशेष क्या है, पक्षियों के मन में छिपी इच्छा को प्रकट किया गया है और लाल किरण सी में उपमा और तारक अनार के दाने में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश 5 देखते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, अंतहीन अनबाउंडेड अंतहीन यानी अनबाउंडेड। क्षितिज धरती और आकाश के मिलन का एक जो काल्पनिक स्थान हम लोगों ने बनाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। होड़ा होड़ी मतलब मुकाबला यानी कंपटीशन। मिलन मतलब मेल, किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों का मिलना मिलन कहलाता है। सांसों की डोरी तनना यानी कि मृत्यु के समय टूटती हुई सांसें। अब इसमें संदर्भ वही होगा जो काव्यांश 1 में था। प्रसंग बदलेगा। प्रसंग किस तरह से लिखेंगे, इस अंश में पक्षियों की स्वतंत्र रहने की इच्छा और अंतहीन आकाश में उड़ते रहने की इच्छा का वर्णन किया गया है। इसका अर्थ कैसे लिखेंगे, पक्षी अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कहते हैं कि यदि वे स्वतंत्र होते तो उड़ते उड़ते अंतहीन आकाश में क्षितिज से अपने पंखों के सहारे मुकाबला करते। इस मुकाबले को जीतकर या तो क्षितिज से हमारा मिलन हो जाता या हमारी सांसें टूट जाती। अब इसमें विशेष क्या है कि पक्षियों के असीम उत्साह का इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है और होड़ा होड़ी में अनुप्रास अलंकार है तथा सांसों की डोरी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। काव्यांश 6 देखते हैं। नीड़ ना हो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। नीड़ का अर्थ होता है घोंसला, आश्रय का अर्थ होता है रहने का ठिकाना, छिन्न भिन्न करना मतलब नष्ट करना, विघ्न मतलब बाधा या रुकावट। संदर्भ वही होगा पूर्ववत। प्रसंग इस अंश में या इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने की प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसका अर्थ देखते हैं। पक्षी मनुष्य से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम हमें घोंसला ना बनाने दो और पेड़ों की टहनी पर बने हमारे आश्रय भले ही नष्ट कर दो, पर ईश्वर ने जब हमें पंख दिए हैं तो हमारी उड़ान में व्यवधान ना डालो, अर्थात हमें पिंजरे में बंद ना करो और हमें खुले आकाश में उड़ने दो। अब इसमें विशेष बात क्या है, पक्षी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी आज़ादी यानी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं। उड़ान के लिए आकुल विशेषण का सुंदर एवं नया प्रयोग है। प्रश्न अभ्यास देखते हैं। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? तो इसका उत्तर किस प्रकार लिखेंगे कि हर प्रकार की सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है,
पॉइंट वाइज हम लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, पक्षियों को स्वतंत्रता प्रिय है। दूसरा, वे आसमान में उन्मुक्त उड़ान भरना चाहते हैं। तीसरा, पिंजरे का बंदी जीवन उन्हें पसंद नहीं है। चौथा, पिंजरे में उनकी आज़ादी छिन जाती है, पंख टूट जाते हैं और वे अपनी उड़ान की गति तक भूलने लगते हैं। दूसरा प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी निम्नलिखित इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं। पहला पॉइंट, वे खुले आकाश में जी भरकर उड़कर क्षितिज से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब मुकाबला। वे क्षितिज को प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं। प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने। तीसरा, वे तारे रूपी अनार के दाने चुगना चाहते हैं। चौथा, वे पेड़ की फुनगी पर बैठकर झूलने का आनंद उठाना चाहते हैं। अब प्रश्न है तीसरा, भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इसे किस प्रकार लिखेंगे? भाव यह है कि पक्षी उन्मुक्त गगन में उड़ते हुए क्षितिज तक जाना चाहते हैं। ऐसा करते हुए या तो क्षितिज तक पहुंचकर उससे मिल लेते या वे उड़ते उड़ते अपने प्राण त्याग देते। अब बात करते हैं भाषा की। स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। तो कविता में कनक तीलियां, सीमाहीन क्षितिज, आकुल उड़ान, ये गुणवाचक विशेषण हैं। दूसरा है, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह कहते हैं और इसे योजक चिन्ह भी कहा जाता है। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोजकर लिखिए। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे? द्वंद्व समास से युक्त जो शब्द होंगे वो क्या होंगे? दिन रात, दिन और रात। राजा रानी, राजा और रानी। इन शब्दों के बीच में डैश लगा है, यानी कि सामासिक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। द्वंद्व का अर्थ है विपरीत शब्दों का जोड़ा। माता पिता, माता और पिता। दूध दही, दूध और दही। हाथ पाँव, हाथ और पाँव। जीवन मरण, जीवन और मरण। मित्र शत्रु, मित्र और शत्रु। लाभ हानि, लाभ और हानि। फूल पौधे, फूल और पौधे। पशु पक्षी, पशु और पक्षी। उन्मुक्त गगन। आज हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित कविता पढ़ी, जो कि बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है। अगले पाठ को लेकर हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ दिन।